आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं किताब पर बात करने के लिए। जैसा कि पवन जी ने बताया, मृदुला गर्ग जी की किताब बेनायाब औरतें। इसका शीर्षक ही बहुत आकर्षक है, बेनायाब औरतें। और ये किताब उस दौर में आई है, उस समय में आई है। आज का समय ऐसा समय है कि हम लोग बहुत लंबी लंबी फेसबुक की पोस्ट भी नहीं पढ़ते। लोगों ने पढ़ना लिखना लगभग ख़त्म कर दिया है। पढ़ने लिखने में लोगों की रुचि भी कम हो गई है। और 30 सेकंड की रील्स हम देखते हैं आजकल, 30-30 सेकंड की रील्स हम देख रहे हैं केवल। और ये टाइम है, आज पेपर में भी पढ़ा मैंने, न्यूज़पेपर में, कि हम लोग का अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है कि 8 सेकंड ही रह गया है घट के। न्यूज़पेपर ऐसा बता रहा था कि हम लोगों का अटेंशन स्पैन भी केवल 8 सेकंड का ही रह गया है। ऐसे दौर में मृदुला गर्ग जी की ये किताब आना, 440 पेज हैं इसमें करीब, और उसका चर्चित होना और उसका सबके में सब लोग उसके बारे में चर्चा करें, उसको पढ़ रहे हैं, इतनी फेमस हो रही है ये किताब। मेरा ये मानना है कि इनके लेखन का ही जादू है कि ऐसा हो रहा है। और ये नायाब किताब आई है, आज के ज़माने में ये नायाब किताब आई, और उससे पवन जी ने मुझे नायाब अवसर दिया यहाँ आप लोगों के सामने इसकी चर्चा करने का। मुझे एक योग्य समझा, इसके लिए मैं पवन जी का आभार करूँगी। और वैसे मुझे पसंद भी है, सर सभी को पसंद है, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी को पसंद है कि हम कोई अच्छी किताब पढ़ें, अच्छी जगह घूमने जाएं या अच्छे कार्यक्रमों में जाएं। तो मुझे पसंद है कि मैं अपने मित्रों से, अपने परिचितों से या समान रुचि वाले लोगों से मैं उसकी चर्चा करूं, उसके बारे में खूब बात करूं। और सोशल मीडिया पर भी लिख देते हैं आजकल, सोशल मीडिया पर भी थोड़ा बहुत लिखा जाता है, लेकिन वो थोड़ा अनौपचारिक होता है, बहुत संक्षिप्त होता है। लेकिन जब इतनी बड़ी लेखिका के बारे में और इतनी बड़ी किताब के बारे में पवन जी ने कहा मुझसे बात करने के लिए, तो थोड़ी सी मुझे ज़िम्मेदारी ज़्यादा महसूस हुई, ज़्यादा ज़िम्मेदारी महसूस हुई कि मैं इस किताब को बहुत ध्यान से पढूं और ये किताब क्या कहना चाह रही है पहले मैं समझ लूँ ठीक से कि ये किस किताब में मृदुला जी कहना क्या चाह रही हैं, और उसको ठीक ठीक आप तक कन्वे कर सकूं। और उसमें मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उसको ठीक ठीक आप तक पहुंचाऊं कि मैंने क्या समझा, मैंने उसको सही समझा, नहीं समझा। और उसमें मेरा ये भी प्रयास रहेगा कि आप लोगों की उत्सुकता बढ़े इस किताब को पढ़ने की। ऐसा ना हो कि किताब के बारे में बात करते करते उत्सुकता कमी हो जाए। तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आप सभी की उत्सुकता बढ़े इस किताब को पढ़ने की, और मैं मृदुला जी के लेखन को ठीक ठीक समझ सकूं। जब पवन जी ने मुझसे बात की कि मुझे इस किताब पर चर्चा करनी है, और ये किताब मेरे हाथ में आई नहीं थी तब तक, सिर्फ इसका शीर्षक सुना था, वे नायाब औरतें, तो मेरे मन में दो बातें आईं इस किताब को, इसका शीर्षक सुनने के बाद में। पहली ये बात आई कि औरतें तो सभी नायाब ही होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी नायाब होती हैं, दिखती नहीं हैं लोगों को लेकिन होती हैं। और दूसरी बात मेरे मन में ये आई थी कि इस किताब में हो सकता है कि ऐसी महिलाओं के बारे में बातचीत हो जिनकी बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हों, जिन्होंने समाज के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हों या देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए हों, या अपने क्षेत्र में जिनकी बहुत बड़ी उपलब्धियां हों। हो सकता है ऐसी महिलाओं की चर्चा हो इस किताब में। लेकिन जब ये किताब मेरे हाथ में आई और मैंने इसे पढ़ना शुरू किया, तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि मेरे मन में जो पहली बात मेरे दिमाग में आई थी वही सही सिद्ध हुई, कि थोड़ी सही सिद्ध होती दिखाई दी कि औरतें या महिलाएं सभी नायाब होती हैं, या अधिकांश महिलाएं नायाब होती हैं। और इस किताब पर चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक है कि इस किताब को पढ़ने से आप सबको भी ये अंदाज़ा होगा कि वाकई सभी औरतें नायाब होती हैं, अधिकांश औरतें नायाब ही होती हैं। हमारा ध्यान नहीं जाता उनकी तरफ। और इस किताब को पढ़ते पढ़ते, इनके लेखन को देखते देखते, मैंने पढ़ी हैं बचपन में या बहुत पहले मृदुला जी की कहानियाँ पढ़ी हैं, थोड़ी बहुत पढ़ी ममता कालिया जी की, मालती जोशी, चित्रा मुदगल जी की, इन सब की कहानियाँ पढ़ी मैंने, लेकिन बहुत ध्यान से, बहुत गहराई से कभी नहीं पढ़ी, उनके लेखन को समझने की कभी कोशिश नहीं की थी। लेकिन जब मैंने जैसे जैसे मैं इस किताब को पढ़ती गई तो मेरे मन में बहुत उत्सुकता बढ़ी
कि मैं मृदुला जी के लेखन को भी समझूं, क्योंकि इतनी रुचिकर तरीके से इन्होंने ये किताब लिखी है, इतने चुटीले तरीके से ये किताब लिखी गई है, तो मेरा बहुत मन हुआ कि मैं उनके लेखन को और समझूं, मेरे मन में और उत्सुकता बढ़ी। इनकी कई कहानियों की, कई उपन्यास की बीच बीच में इन्होंने चर्चा की है, बीच बीच में इन्होंने बात की है अपने उपन्यास के बारे में। घटनाक्रम के दौरान इनके उपन्यास की या कहानियों की बात आई, तो मेरा मन हुआ कि मैं इनकी मिलजुल मन भी पढ़ लूँ। फिर पढ़ते पढ़ते मन में आया कि अनित्य इनका उपन्यास बहुत अच्छा लग रहा है, वो भी पढ़ लूँ, कठगुलाब भी पढ़ लूँ, चित्तकोबरा भी पढ़ लूँ। ऐसे करके कई बार मेरे मन में आया विचार कि इस किताब को बंद करके पहले मैं ये सब पढ़ लूँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो मुझे लगता है ये इनके लेखन की ही ताकत है, मृदुला जी के लेखन की ही ताकत है कि इस किताब को, उनके एक लेखक की किताब को पढ़ते पढ़ते हमारी उनकी और रचनाएं भी पढ़ने की उत्सुकता जगने लगी। और मैंने चित्तकोबरा फिर पढ़ ही ली बीच में। चित्तकोबरा मैंने पहले नहीं पढ़ी थी, तो इनकी किताब मैंने पढ़ ली चित्तकोबरा। तो मैं थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ थोड़ा चित्तकोबरा के बारे में भी हम बात कर लें। चित्तकोबरा, जैसे कि आप सभी को पता होगा या अधिकांश लोगों को यहाँ पता होगा कि चित्तकोबरा इनका उपन्यास थोड़ा विवादित रहा। चित्तकोबरा इन्होंने लिखा था 1978 में या शायद 79 में। वो थोड़ा विवादित उपन्यास रहा इनका, और उस उपन्यास को लिखने के बाद में ये अरेस्ट हो गई थी। चित्तकोबरा इन्होंने लिखा, ये अरेस्ट हुई और अश्लीलता के आरोप में अरेस्ट हो गई थी। ये शायद हम में से कुछ काफ़ी लोगों को पता ही होगा। लेकिन इस उपन्यास की चर्चा यहाँ करना इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये अरेस्ट हो गई थी, ना इसलिए ज़रूरी है कि ये उपन्यास इनका विवादित रहा, ना इसलिए ज़रूरी है कि इस उपन्यास में कुछ तथाकथित बोल्ड बातें या बोल्ड सीन इन्होंने लिख दिए थे। ऐसा इसीलिए इस उपन्यास की चर्चा करना यहाँ ज़रूरी नहीं है। इस उपन्यास की चर्चा करना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि चित्तकोबरा उपन्यास जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि इनका लेखन कितना परिपक्व है, इनकी सोच कितनी स्पष्ट है और कितने आत्मविश्वास से भरा हुआ इनका लेखन है। और एक महिला लेखिका होने के बाद में उस ज़माने में ऐसा उपन्यास लिखना, मैं महिला लेखिका ही बोल रही हूँ कि उस ज़माने में इस तरह का उपन्यास लिखना बहुत साहस का कार्य था। और ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए, क्योंकि हम आज भी महिलाओं को लेके बहुत जजमेंटल हैं। आज भी महिलाओं के साहस को लेके या उनके लेखन को लेके या उनकी बोल्डनेस को लेके कहना चाहिए, हम आज भी सहज नहीं हैं। इसीलिए मैं महिला लेखिका बोल रही हूँ कि 70 के दशक का वो ज़माना आज के ज़माने से बहुत पहले की बात है। 70 के दशक में वो समय था कि हमारी फ़िल्में भी बड़ी अजीब अजीब सी बनती थी। हमारी फ़िल्मों में भी ऐसे सीन होते थे, बहुत सी फ़िल्मों में ऐसे सीन होते थे कि खुलेआम दहेज की मांग हो रही है और उस पर न मांग पूरी होने पे बारात वापस चली जा रही है, और कन्या का जो पिता है, कन्या के जो पिता हैं वो वर के पिता के चरणों में अपनी पगड़ी रख दे रहे हैं कि भाई हमारी इज़्ज़त आप ही के हाथ में है, और उधर कन्या आत्महत्या कर ले रही है कि भाई बारात वापस जा रही है हमारी। तो या फिर हर तीसरी पिक्चर में ऐसे सीन होते थे कि ना हीरोइन का या हीरो की बहन का रेप हो रहा है और हीरो वहाँ से चले आ रहे हैं उन्हें बचाने के लिए, और उसको नाम दिया जाता था इज़्ज़त बचाने या इज़्ज़त लूटने का, उसको टर्म दिया जाता था। इस तरह के सीन होते थे हम लोगों की फ़िल्मों में, बहुत आम थे ये सीन। और गाने भी कैसे कैसे होते थे कि मैं तो उसी तेरे आंगन की, और ज़रूरत है एक श्रीमती की, कलावती की, सेवा करे जो पति की, और तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। इस तरह के गाने हुआ करते थे। पता नहीं कैसे अजीब से गाने होते थे। कहने का मतलब ये है कि वो, अगर हम ये माने कि बॉलीवुड जो है अपने समय से थोड़ा सा आगे चलता है, आज के समय में भी जो पिक्चरें बनती हैं तो हम सोचते हैं कि किस दुनिया की पिक्चर है ये, हमारी दुनिया की नहीं है। थोड़ा सा अपने समय से, अपने समाज से थोड़ा सा आगे चलता है बॉलीवुड। तो जब फिल्में ही ऐसी बन रही थी तो वो समाज कैसा रहा होगा उस समय। और उस समय इनका चित्तकोबरा जैसा उपन्यास आता है और उसमें
उसकी बात मैं इतनी इसलिए कर रही हूँ कि उसकी कुछ कथानक कुछ ऐसा है चित्तकोबरा का कि उसमें एक नायक है और एक नायिका है, और दोनों के परिवार हैं, दोनों विवाहित हैं और दोनों के विवाहेतर संबंध हैं, ऑब्वियसली एक दूसरे से ही हैं, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है दोनों का परिवार है, दोनों के बच्चे हैं, और दोनों को ही इस बात का कोई अपराध बोध नहीं है कि उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। नायक को तो नहीं ही होता अक्सर, नायिका को भी नहीं है। और इसकी जो ख़ास बात जो इस उपन्यास की है वो ये है कि ये उपन्यास नायिका की तरफ से लिखा जा रहा है। नायिका लिख रही है कि उनको जब वो नायक से मिलती हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। वो बहुत लंबे लंबे समय के लिए बाहर जाता है और जब वो उसका इंतज़ार करती है तो उसे कैसा महसूस होता है। जब वो वापस आता है तो उसे कैसा महसूस होता है। वो उनके पत्र का इंतज़ार करती है तो कैसा महसूस होता है। पत्र आते हैं और साथ ही में बहुत बेहतरीन तरीके से वो उसका भी वर्णन करती है कि इसी समय में जब वो अपने पति के साथ होती हैं तो उनको कैसा महसूस होता है। मैं इसका बारे में इन्होंने 1-2 बार, क्योंकि इस चित्तकोबरा की चर्चा कई बार हुई यहाँ पे इस उपन्यास में, इस किताब में, तो मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहूँगी कि वो उस समय उनका विरोध हुआ, पूरे साहित्य जगत में उनका विरोध हुआ, उसके बारे में वो लिखती हैं। चार साल के भीतर मेरा तीसरा उपन्यास चित्तकोबरा छप गया। काफ़ी स्वागत सुनाम हुआ। यह वह वक्त था जब महिला लेखन को अलग करके देखने की प्रवृत्ति शुरू ही हुई थी। साहित्य मठाधीश उन स्त्रियों से खुश थे जो अपनी व्यथा कथा बयान कर समर्थ पुरुष आलोचक या संपादक के कंधे पर सिर टिका रोने बिसूरने के बाद लेखन के लिए प्रश्रय मांगती थीं। बारंबार याद दिलाती थी बेचारी महिला है, और उनसे नाखुश जो अपने बलबूते पर लिखने की कुव्वत रखती थीं, पति व परिवार के पर लांछन लगाने से नहीं, समर्थ पुरुष साहित्यकार के कंधे पर सिर टिकाने से भी इनकार करती थीं। इन नाखुश जनों में पुरुष ही नहीं समर्थ महिलाएं भी शामिल थीं, और सच में पूरे साहित्य जगत में इनका विरोध हुआ इस उपन्यास को लिखने की वजह से। और एक सेमिनार में एक प्रश्न का जवाब उन्होंने दिया था। सेमिनार में स्टूडेंट्स थे, तो एक स्टूडेंट ने इनसे पूछा कि एक तरफ प्रेमी और प्रेयसी के बीच प्रेम का वर्णन अमूर्त है, दूसरी तरफ पति पत्नी के बीच नसों को तिड़काने वाला मूर्त या यथार्थ, ऐसा क्यों? एकदम सही, वो जवाब दे रही हैं, एकदम सही। अब औरत की नज़र से देखो। हिंदुस्तानी औरत अजनबी से ब्याही गई है, भला आदमी है, शायद महान भी हो, पर उम्दा इंसान और पत्नी के लिए पति दो अलग शय हैं। इज्जत करती है, फ़र्ज़ निभाती है, बच्चे पैदा करती है, घर परिवार सुचारू ढंग से चलाती है, पर प्यार नहीं करती। अगर पति को पता न चलता तो शायद दर्द कम महसूस होता। अगर अन्ना कैरेनिना के पति की तरह माने रहता कि वह उससे प्यार करती है, पर दुर्भाग्य पति जानता है फिर भी पतित्व जतलाता है। औरत सोचती है दूसरे से प्रेम करने के लिए पश्चाताप होना चाहिए, पर होता नहीं, कतई नहीं होता। फिर भी विवाह टूटता नहीं, क्योंकि बच्चों को पालना है बढ़िया तरीके से। कहने का मतलब ये है कि उस ज़माने में इतना विरोध सह के भी मृदुला जी ने उपन्यास लिखा, और उनसे कहा गया कि कुछ पृष्ठों की तो बात है, आप थोड़े से पृष्ठ इसके बदल दीजिए, पर मृदुला जी ने कहा नहीं, मैं इसका एक शब्द भी नहीं बदलूँगी, और नतीजा ये हुआ कि वो अरेस्ट हो गई। इस उपन्यास की या मृदुला जी के लेखन की मैं इतनी बात इसीलिए कर रही हूँ कि जब हम इनके बारे में जानते हैं तो हम आश्चर्यचकित होते हैं कि उनमें साहस आया कहाँ से। जब हम इस किताब को पढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उनमें साहस आया कहाँ से था, जबकि हमारा समाज आज भी महिलाओं की बातों को लेके कतई सहज नहीं है। आज महिलाएं बोल रही हैं, मुखर होकर बोल रही हैं, और एक सोशल मीडिया नाम का प्लेटफॉर्म भी मिला हुआ है, सभी को मिला हुआ है, महिलाओं को भी मिला हुआ है, पुरुषों को भी मिला हुआ है, जहां महिलाएं अपने
जहाँ सभी लोग अपने इच्छा से या जो उनके मन में आए वो लिख सकते हैं, वो बात कर सकते हैं। अब सही लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, झूठ लिख रहे हैं, सच लिख रहे हैं, वो एक अलग बहस की बात है। लेकिन महिलाएं मुखर होकर बोल रही हैं, महिलाएं भी लिख रही हैं। बहुत कम परसेंटेज है उनका, बहुत कम संख्या में लिख रही हैं, लेकिन लिख रही हैं। आज भी उनके लिखने को, इस तरह से सामने आके बोलने को हिम्मत और साहस का ही नाम दिया जाता है। उनकी संख्या कम है, लेकिन या तो जो लोग पसंद करते हैं वो लोग ये कहते हैं कि महिला बहुत साहसी है, या जो नापसंद करते हैं वो उन पे भद्दे कमेंट्स करते हैं, उनको ट्रोल करते हैं। और खुशी की बात ये है, संतोष की बात ये है, आशा की बात ये है कि महिलाएं फिर भी बोल रही हैं, मुखर होकर बोल रही हैं, भद्दे कमेंट्स सह रही हैं, ट्रोल हो रही हैं, ट्रोल होने तैयार है। ये आज के ज़माने की 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। और मृदुला जी ने ये उपन्यास लिख दिया था 1978 में। तो चित्तकोबरा की बात करना यहाँ इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके जो चित्तकोबरा उपन्यास है, या उनकी कहानियाँ हैं, या उनके अन्य उपन्यास हैं, ये उनके साहस का, उनकी परिपक्व और स्पष्ट सोच का, उनमें आत्मविश्वास का परिचय देते हैं। सिमोन द बुआ की एक किताब है द सेकंड सेक्स, स्त्री उपेक्षिता उसका अनुवाद है। और उस किताब में सिमोन द बुआ ने ये बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत डिटेल में समझाया है, और स्ट्रेट एकदम समझाया है, कोई कहानी या कोई कथानक लेकर नहीं समझाया। उनकी पूरी किताब सिर्फ इसी टॉपिक पे है कि स्त्रियां पैदा नहीं होती, स्त्रियां बना दी जाती हैं। हमारा समाज, हमारी परिस्थितियाँ, हमारा वातावरण, माता पिता, बच्चों का उनका पालन पोषण, वो कुल मिला के सब कुछ, और किस तरह से कैसे स्टेप बाय स्टेप बचपन से पैदा होते ही एक स्त्री को स्त्री बना दिया जाता है, और वैसे ही एक पुरुष को भी पुरुष, मर्द बना दिया जाता है। ये सिमोन द बुआ ने बहुत अच्छे से अपनी इस किताब में समझाया है। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ेंगे, वे नायाब औरतें, तो आपको ये पता चलेगा कि एक स्त्री को स्त्री और एक पुरुष को पुरुष, मर्द कैसे नहीं बनाया जाता। क्या माहौल उनको दिया जाए, क्या वातावरण दिया जाए कि वो ग्रंथि लेके ना बड़े हों कि हम स्त्री हैं कि हम पुरुष हैं। वो एक सहज सरल इंसान, एक आत्मविश्वास से भरे हुए इंसान, साधारण इंसान, केवल इंसान, एक व्यक्ति के रूप में कैसे बड़े हों। जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, वे नायाब औरतें, तो हमें ये चीज़ बहुत आसानी से पता चलती है। वे नायाब औरतें, इसमें ज़िक्र है मृदुला जी के जीवन में आने वाली महिलाओं का। बारी बारी से सबका जिक्र है, काफ़ी महिलाओं का जिक्र है। उनके जीवन में जितनी नायाब औरतें आई हैं, उनका जिक्र इस किताब में है। उसमें उनकी नानी हैं, उनकी दादी, उनकी माँ की सहेलियाँ, पिता की सहेलियाँ, भाई भाभी, उनकी खुद की सहेलियाँ, उनकी सहलेखिकाएँ सारी, और ऐसे करते करते उनकी पोती तक अधिकांश महिलाओं का इसमें ज़िक्र है। उन्होंने कहा है कि मेरे जीवन में नायाब औरतों का बहुत मेरा साथ रहा, तो उन सब की इन्होंने यहाँ चर्चा की है। और बहुत मज़ेदार बात यह है कि इस किताब में पुरुषों को भी एंट्री मिली है, पुरुष भी शामिल हैं इस किताब में। जैसे हम लोग कहते हैं कि महिलाएं जो है पुरुषों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं, साइंटिस्ट बन रही हैं, जज बन रही हैं, अंतरिक्ष में जा रही हैं, पायलट बन रही हैं, और आर्मी में जा रही हैं। तो ये महिलाओं के लिए बड़े गौरव की बात है कि वो पुरुषों के क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही हैं, पुरुषों से कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और इस किताब में मृदुला जी ने बहुत अच्छे से ये बात जाहिर की है, बहुत इन्वर्टेड कॉमाज में ये बात आती है कि इस किताब में जो पुरुष शामिल किए गए हैं, ये उन पुरुषों के लिए गौरव की बात है कि वो इस किताब में शामिल कर लिए गए हैं। और ये चीज़ मैं थोड़ी सी इसकी भूमिका भी पढ़ूंगी कि वो क्या कहना चाह रही हैं, कि किस तरह के पुरुष और किस तरह की महिलाएं इसमें शामिल की गई हैं। इसका भूमिका का जो शीर्षक है वो ही बहुत इंटरेस्टिंग है, दीवानगी क्या कहिए, किरदार जाने की अफसाना निगार।
ये तमाम अफसाना खिसकी बंदियों का है, इसमें हमारा किया धरा कुछ नहीं, सारा करिश्मा हमारी किस्मत का है। ऐसी आला निकली कि एक के बाद एक कतार से बाहर लीक से हटी, खिसकी खपती, सिफर से ज़बर तक का सफ़र तय करती, दीवानगी की हद को छूती, बाल बाल बच निकलती, मोहतरमाओं से मुलाकात करवाती चली गई। कहीं तलाशने नहीं जाना पड़ा, मामला घर बैठे ही शुरू हो गया, कोई 3 पीढ़ी पहले। एक बात पहले ही कह दें, भले इस फसाने का वे नायाब औरतें नाम है, पर इसमें मर्द भी खूब हैं। अब साहिब, जहाँ औरत होगी वहाँ मर्द होगा ही। आजू बाजू ना सही, आगे होने का वहम पाले, पीछे आने वाला या कहीं वाकई आगे चलने वाला। हम तो यही कह रहे थे साहिब, इसका नाम भले नायाब औरतें हों, दरअसल इसमें मर्द भी हैं। हमारा मकसद औरतों को नायाब साबित करना कतई नहीं है, बस जो ख़ास औरतें हमारी ज़िंदगी में आईं उनका फसाना कहना है और उनके परिवेश के साथ उन्हें याद करना है। स्त्रीवाद के बलुआ पंख में फंसने का अपना तनिक भी इरादा नहीं है। फिर भी एक बात तंग किए जा रही है, औरत मर्द दोनों एक ही काम करें तो मर्द का इश्तिहार ज़्यादा क्यों? जैसे हर औरत खाना बनाती है, पर जब मर्द बनाता है तो मैं पगार शेफ़ या रसोइया कहलाता है। हर औरत कपड़े सीती है, पर टेलर मास्टर ज़्यादातर मर्द होते हैं। औरत मर्द दोनों डॉक्टर होते हैं, पर औरतें ज़्यादातर होती हैं लेडी डॉक्टर। समझ गए ना? तो छोड़ें बाल की खाल निकालना और अपने मकसद पर कायम रहें। खुशकिस्मती से या औचक मिले नायाब मोहतरमों को सलाम करें और लगे हाथों नर में नारी तलाश करें। यानी हमारे फसाने में ऐसे नर भी हैं जो बिला मुज़ायके नारी को अपने भीतर समेटते हुए रफ्ता रफ्ता नारी बन लिए। ऐसे भी हैं जो जान ना पाए कब नारी को दोयम दर्जे का मानते मानते उसके शागिर्द बन बैठे। और बहुतेरे ऐसे हैं जो नर नारी के फ़र्क को अंगूठा दिखला सिर्फ नायाब हस्ती हैं। एक और इन्होंने बहुत मज़ेदार बात अपनी भूमिका में लिखी है, औरत का सामना हो तो मुंह की ना खाने का एक ही तरीका था उसके पास कि उसे अपने इश्क में गिरफ्तार करे। उसके लिए ज़रूरी था पहले खुद इश्क का इकरार करे, हो तब भी ना हो तब भी। फिर कुदरत ने औरतों को ये सिफत बख्शी थी कि हो चाहे ना हो, आराम तसल्ली से मर्द को गलतफहमी में रख ले कि उसके संग साथ में उसने जन्नत नसीब कर ली है। साफ है कि इस किताब का ये उद्देश्य नहीं है कि हम औरतों को बहुत सुपीरियर या बहुत बेहतर दिखाना चाह रहे हैं। वो मान रही हैं इस बात को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वाकई इनकी किताब जब पढ़ी तो मैं कुछ 2-4 बातों को बताना चाहूँगी कि ये वाकई उनके घर में 3 पीढ़ी पहले ही ये मामला शुरू हो गया। अभी 25 अक्टूबर को ही मृदुला जी का बर्थडे निकला है। मृदुला जी खुद अभी 85 उन्होंने कंप्लीट किया है, इस साल 85 साल की वो पूरी हो गई। अब ये बात कर रही हैं अपनी नानी की। ये किस ज़माने की बात कर रही हैं? अपनी नानी की ये बात कर रही हैं कि इनकी नानी को जब इनकी शादी की चिंता हुई, यानी मृदुला जी की माँ की शादी की जब चिंता हुई, तो 14-15 साल की इनकी माँ थी और इनकी नानी पर्दे में रहती थी। तो इन्होंने मृदुला जी के नाना को बुलाया। मृदुला जी के नाना अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। मृदुला जी के नाना को बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे वो जो स्वतंत्रता सेनानी है ना, वो दोस्त तुम्हारे, उनको बुला कर लाओ। तो इनके नाना जी ने सोचा कि पराए मर्द से इनको क्या बात करनी है, लेकिन वो बुला कर लाए। उन्होंने मना नहीं किया, बुला कर लाए। तो ये नानी, जो मृदुला जी की नानी हैं, अपने हस्बैंड के दोस्त से, जो कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनसे कह रही हैं कि ऐसा है, मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी ना तुम लो, क्योंकि मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी साहबों के फर्मा बरदार से हो। तो आप अपनी तरह एक स्वतंत्रता सेनानी ढूंढ के मेरी बेटी की शादी करवा दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। और इससे इतना अंदाज़ा तो लगता है इतनी सी घटना से कि वो अपने निजी जीवन में भी अपने निर्णय खुद लेती थी, इनकी नानी भी। और स्वतंत्रता का क्या महत्व है, स्वतंत्रता के प्रति जो उनका जुनून था वो भी दिखता है, और उनका आत्मविश्वास भी दिखता है कि वो अपने हस्बैंड के दोस्त से ये कह पाएँ कि मेरी बेटी की शादी की जिम्मेदारी तुम ले लो।
और बहुत आश्चर्य की बात है कि हुआ भी ऐसा ही। मृदुला जी के जो पिताजी थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे और इनकी शादी हो गई, मृदुला जी की माँ की शादी हो गई उन्हीं से। अब ये जब ससुराल पहुँची तो बहुत लाड़ प्यार से, बहुत नाज़ों से, बहुत दुलार से रखी गई मृदुला जी की माँ। एक वजह तो उनकी ये थी कि वो अफ़सर की बेटी थी, तो उनकी वैसे ही कद्र बहुत थी कि अब तो बहुत बड़े अफ़सर की बेटी हैं। और दूसरा, मृदुला जी की माँ का भी लेखन में, किताब पढ़ने में, गज़लें, कविताएं, इनमें संगोष्ठियाँ, इनमें बड़ी रुचि थी मृदुला जी की माँ की भी, तो वो अधिकतर इसी में लगी रहती थी। उनके घर के काम में, बच्चे संभालने में, घर गृहस्थी में उनका मन नहीं लगता था। तो अब वो ज़माना ऐसा था कि आज भी ये चीज़ें टॉलरेट नहीं की जाती, तो उस ज़माने में भी नहीं की जाती थी। तो इनकी दादी से किसी ने कहा, मृदुला जी की दादी की बात हो रही है, इनकी दादी से किसी ने कहा कि तुम्हारी बहू काम नहीं करती, घर में घर नहीं संभालती। तो उनकी दादी ने बड़ा अच्छी बात बोली कि हमारे पास बैल हैं, हम हाथियों से हल नहीं जुतवाते। कह रही है हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पे टांग दी। और बोले क्योंकि उनके घर में जो परिस्थितियाँ थी वो परंपरावादी नहीं थी, तो मृदुला जी कहती हैं कि उनको किसी ने छीके से कभी उतारने की कोशिश भी नहीं की, वो छीके पे ही टंगी रही और हमेशा अपना जो उनका शौक़ था पढ़ने लिखने का, वही वो हमेशा उसी में लगी रही उनकी माँ। और मृदुला जी कहती हैं कि उसका परिणाम ये है कि ये और इनकी सब बहनें, इनके भाई करीब करीब सभी लेखन में, पढ़ाई लिखाई में सभी की रुचि है, लेखन के क्षेत्र में बाकायदा हैं सब। और इनकी दादी के लिए ये कहती हैं कि इनकी जब माँ गर्भवती हुई तो इनकी दादी मंदिर गई और मंदिर जाके मन्नत मांग के आई कि मुझे तो पोती ही चाहिए। और ऐसा नहीं था कि इनके घर में कोई पुश्तों से लड़कियां नहीं थीं, इनके घर में इनके पिता की भी बहनें थीं, इनके दादा की भी बहनें थीं, सब लड़कियां पर्याप्त थी घर में। फिर भी ये बोल के आई कि मुझे पोती चाहिए, और कह के नहीं आई केवल, वो पूरे जगह उन्होंने ढिंढोरा भी पीटा, सब जगह ऐलान किया कि मैं पोती ही चाहती हूँ, मेरी पोती ही होनी चाहिए। और मृदुला जी लिखती हैं कि उनके मन्नत मांगने का ये नतीजा हुआ कि हम 5 बहनें हैं। मतलब ये इनकी नानी और दादी की बात हो रही है, ये किस ज़माने की बात हो रही है, कैसा उनका ये जो सोर्स है वो पता चल रहा है कि मृदुला जी के जो साहस का और जो परिपक्वता का, जो खुले विचारों का जो सोर्स है वो कहाँ से आ रहा है। अब इनके घर के माहौल की थोड़ी अगर बात करें तो इनके घर में ऐसा माहौल था जिस घर में उस ज़माने में 5-5 लड़कियाँ हों, इनके घर का ये माहौल था कि इनके घर में किसी को भी परमिशन नहीं थी कि कोई किसी को अगर पत्र लिख रहा है, किसी का पत्र आ रहा है तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, आप ये पूछ भी नहीं सकते कि किसको लिखा और किसका आया। उस ज़माने में इन्होंने अपने घर में इतनी प्राइवेसी सभी को दी हुई थी, अपनी पत्नी, अपनी लड़कियों समेत सबको दी हुई थी। और आज के समय में भी हम कल्पना नहीं कर सकते कि उस कैसा माहौल इनके घर में रहा होगा। और बचपन से ही इनके घर में छूट देने के या खुद के निर्णय लेने का ये आलम था कि इनकी बहन बहुत छोटी थी, स्कूल जाया करती थी, तो एक बहन गाड़ी से जाती थी, एक बहन पैदल जाती थी। एक बहन पिता की गाड़ी से जाती थी, एक बहन पैदल जाती थी। क्यों? क्योंकि उनको पिता की गाड़ी से जाना पसंद नहीं था, वो पसीना चुहाती जाती थी लेकिन पैदल जाती थी। और ऐसे एक बार बारिश थी, इसमें एक घटना है वो जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि छोटी सी बच्ची है वो भी किस तरह से बात कर रही है। बारिश बहुत तेज़ थी, जो बहन गाड़ी से जाती थी वो नहीं गई कि बारिश हो रही है मैं नहीं जाऊँगी। जो बहन पैदल जाती थी उसने ये तय किया कि मैं जाऊँगी। घर में सभी ने कहा कि नहीं बारिश हो रही है, स्कूल बंद होगा, नहीं जाओ। बोली नहीं मैं तो जाऊँगी। वो गई, वो अपने स्कूल के वॉचमैन से मिलकर आई, बात करके आई, पता करके आ गई स्कूल बंद है और घर लौट आई। फिर सब ने कहा कि आपने कहा था कि स्कूल बंद होगा, तो कह रही है तो क्या हुआ, मैं खुद जाकर देख कर आऊँगी स्कूल बंद था कि नहीं बंद था। इस तरह का इनके घर में माहौल था। और एक इनकी बहन की शादी का भी बड़ा मज़ेदार किस्सा है कि इनकी वो कहानी अलग है कि विदेश से कोई पढ़ने गया था, वो लौट कर आए, जवाहरलाल नेहरू के आह्वान पे कई लोग आ गए थे लौट के, तो इनमें से एक वो भी आ गए थे लौट के। तो किसी कार्यक्रम में, कहीं पार्टी में, कहीं मुलाकात हुई तो इनकी बहन ने तय कर लिया कि मुझे इसी व्यक्ति से विवाह करना है। इन्होंने अपने घर में बताया कि मुझे इनसे विवाह करना है, तो लोगों ने कहा कि ठीक है देखते हैं।
बातचीत हुई तो वो जो लड़का था, क्योंकि वो नया नया विदेश से लौटा था, वो सेटल नहीं था, उसने कहा कि मैं तो अभी विवाह नहीं करना चाहता। माता पिता ने कहा कि ये तो विवाह नहीं करना चाहता अभी, तो कह रही है वो मैं देख लूँगी। और उस लड़के से ही जाके पूछ रही है कि आप मुझसे ही विवाह नहीं करना चाहते कि विवाह करना ही नहीं चाहते? तो उन्होंने कहा मैं विवाह, वो सक पक आ गए, तो उन्होंने कहा मैं अभी विवाह नहीं करना चाहता। फिर तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी विवाह नहीं करना चाहते। और अल्टीमेटली जिनसे वो चाहती थी उन्हीं से उनका विवाह हुआ। ये सब बातें मैं इसलिए बता रही हूँ, सब सारे कैरेक्टर्स की तो बात या नहीं करेंगे, करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कुछ 2-4 बातें मैं इसलिए बता रही हूँ कि जिससे इनके घर का वातावरण, जो कि हम आज भी कल्पना नहीं करते, वो वातावरण इनके घर का पता चलता है कि किस तरह का था। एक और इंसिडेंट है, वो मैं पढ़ देती हूँ, वो भी मज़ेदार है। इनके घर में संगीत की महफ़िलें सजती थी। संगीत की महफ़िल बहुत होती थी, उसमें महिलाएं भी आती थी, पुरुष भी आते थे, ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो ये लिख रही हैं, महफ़िल से एक वाक़या याद आया। उस ज़माने में शादियों में बाई जी के मुजरे का आम चलन था, पर होता सिर्फ मर्दों की बैठक में। एक बार मम्मी अड़ गईं कि औरतें इतनी पायदार मौसीकी से क्यों महरूम रहें, वे भी बाई जी को सुनेंगी। बड़े अदब कायदे से बाई जी को जनान खाने में तशरीफ़ लाने की दावत दी गई। नाजो नखरे के साथ आईं और मीरा भाई के 2 आला भजन क्लासिक अंदाज में गा दिए। बड़ी चाची ने मम्मी की तरफ देखा कि उनकी शय मिलेगी और तुनक कर कहा, कोई फड़कती हुई चीज़ सुनाइए ना। बाई जी ने कानों को हाथ लगाकर कहा, ये तो रूहानी मसरत की चीज़ है, इससे बेहतर सुनाने की हमारी ताब नहीं। वे बोली, वही गज़ल गाइए ना जो मर्दों की महफ़िल में सुनाती हैं, चिलमन के पीछे से हम भी सुना करती हैं। सख्त पर शीरी आवाज़ में उनका जवाब आया, आप ख़ानदानी बीवियाँ हैं, जो चाहे करें, पर हमारी भी कोई इज़्ज़त है, औरतों के बीच हम वह नहीं गाया करती। तब मम्मी ने कहा, सुबहान अल्लाह, आपकी मौसीकी और मोजिज़ बयानी दोनों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। वाह। चाची से कहा, ये अजीम फ़नकार हैं, खुद मुख्तार, आपकी मर्ज़ी की ताबेदार नहीं हैं। मम्मी ने फिर कभी किसी बाई जी को जनान खाने में आने की दावत नहीं दी। तो ये है कि ये बाई जी की जो बात है, जो बाई जी जो कि गाने आ रही हैं, उनकी भी इच्छा की, या उनको भी इनके घर में कहने का अधिकार था कि वो क्या करना चाहती हैं और क्या करना नहीं चाहती, और उनकी बात की भी इन्होंने पूरा सम्मान रखा। और इस किताब को जब पढ़ते पढ़ते मैं आगे हम बढ़ते हैं तो कई घटनाक्रम हैं, इन्होंने हर घटनाक्रम के हिसाब से सिर्फ घटनाएं ही बताई हैं, ऐसा नहीं कि कोई विशेष किसी चीज़ का उल्लेख किया है, बारी बारी से ये घटना की है। और पढ़ते पढ़ते एक बहुत मार्मिक घटना भी है जिसकी भी मैं चर्चा यहाँ करूँगी, और उसकी चर्चा इसलिए यहाँ करूँगी कि उस घटना की जिस तरह से इन्होंने विवरण दिया है वो किसी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। वो घटना ये है कि वो भी शायद यहाँ कुछ लोगों को पता ही होगा कि इनकी जो बेटा था, इनके बेटे की शादी चित्रा मुदगल जी की बेटी से हुई थी। चित्रा मुदगल जी की बेटी से हुई थी सन 1992 में, और 1993 में दोनों का एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, और दोनों ही नहीं रहे थे। तो ये हम लोग मानते हैं कि इससे बड़ा दुख किसी के जीवन में नहीं आ सकता, और उसका भी वर्णन इन्होंने इसमें किया है। और जो इनके शब्दों में मैं उसको पढ़ूंगी। चित्रा और अवध मुदगल की बेटी अपर्णा मुदगल से 10 दिसंबर 1992 को विवाह हुआ और 27 सितंबर 1993 को प्रेमी युगल अलवर से दिल्ली आते हुए मोटर दुर्घटना में खेत रहा। आईआईटी के पहले साल में 18 बरस की उम्र में मोहब्बत की अपर्णा तब 14 की थी और स्कूल में पढ़ रही थी। 26 साल का हुआ नहीं और वह 22 की कि सब स्वाहा हो गया। यह पहाड़ जस का तस 30 साल से मेरे कंधों पर खड़ा है। एक चट्टान सहारा तनिक सा ही दे सकती थी पर बोझ हल्का जरूर कर सकती थी। सती वह चट्टान थी। सती इनकी सहेली थी। सती मुझे अपने घर ले गई। गुरु ग्रंथ साहिब मेरे पास रखा। कहा आंखें बंद कर, उसे खोल, किसी पन्ने पर कहीं उंगली रख दूं, जो पंक्तियां उंगली के नीचे हों उनका पाठ करूं, सामने दिया जलाकर
उसकी लौ पर ध्यान केंद्रित करूं। कौन सी पंक्ति निकली थी अब याद नहीं। यह याद है कि लौ पर ध्यान केंद्रित करती तो पंक्तियां बोलना भूल उसी में अटक जाती। पहले अपू का चेहरा दिखता, फिर अपर्णा का, फिर दोनों आपस में मिल दिव्य आकृति बनते। एक दिन सहसा शब्दों का उच्चारण होने लगा। रफ्ता रफ्ता खुमारी दिलो दिमाग पर तारी होकर नींद में तब्दील हो गई। कुछ लम्हों के लिए सुकून मिल गया, मिलता रहा, चट्टान पहाड़ को तनिक सा हिला गई। ये इनके शब्द हैं। अब ये कल्पना करना कि इस घटना का दूरी बना के, ऐसी घटनाओं से दूरी बना के, तटस्थ रह के अपनी पूरी मनोदशा का वर्णन करना कि उस समय क्या हुआ, इनकी मनोदशा कैसी थी, उससे ये कैसे उभरी, किसी भी साधारण इंसान के बस की बात नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी इस तरीके से ऐसी घटनाओं का वर्णन कर सकता है। ऐसा करने के लिए कितनी परिपक्व सोच चाहिए, कितना अपने आप को हृदय से मजबूत, अंदर से इंसान कितना मजबूत चाहिए, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हम बहुत स्त्री विमर्श की बातें करते हैं और स्त्री विमर्श की बातें करते हैं, महिलाओं के अधिकार की बातें करते हैं, लेकिन हम वास्तव में नहीं समझते कि स्त्री विमर्श है क्या। हम नहीं जानते। हम सोचते हैं कि पुरुषों के पक्ष में एक आंदोलन हम खड़ा कर दें, पुरुषों के विपक्ष में, महिलाओं के पक्ष में, तो वो स्त्री विमर्श है। कि हम पुरुषों के विरुद्ध एक क्रांति करने लग जाएं, वो स्त्री विमर्श है। कि हम महिलाओं और पुरुषों की मेंटल कंडीशनिंग पे बात करें कि उनकी मेंटल कंडीशनिंग ही ऐसी है, वो स्त्री विमर्श है। कि हम इतने संवेदनशील हो गए हैं आजकल कि हम चुटकुलों पे भी हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं, कि ये स्त्री विमर्श है। लेकिन जब आप इस किताब को पढ़ते हैं और इनकी नायाब औरतों से जैसे जैसे आपका परिचय होता है, तो हमको समझ में आता है कि स्त्री विमर्श कोई बहुत बारीक चीज़ है, बहुत बारीक चीज़ है, जिसका हमको एहसास भी नहीं है, क्योंकि हमारे घरों में उस तरह का माहौल नहीं है और वास्तव में हमारी मानसिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं है कि हम इस स्त्री विमर्श को समझ पाएँ जो स्त्री विमर्श मृदुला जी हम तक कन्वे कर रही हैं। और जैसे जैसे हम इनके लेखन को पढ़ते हैं, इस किताब को पढ़ते हैं, तो हमको समझ में आता है कि स्त्री विमर्श है क्या। इनकी 5 बहनों का विवाह हुआ और मृदुला जी खुद कहती हैं कि हमारी 5 बहनों का विवाह हुआ और 5 ने विवाह निभाया, शादियाँ निभाई, कईयों की तलाक के कगार पे पहुंच गई, तब भी उन्होंने निभाई। और इसके पीछे कोई वो कंसेप्ट नहीं था कि जिस घर में डोली गई है वहाँ से अर्थी ही निकलेगी, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। ये कहती हैं कि मर्द बदल लेने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हैं। इनका स्पष्ट कहना है कि मर्द बदल लेने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होते हैं। अपनी मर्जी से जिस जगह आप जहाँ हैं, अपनी मर्जी से अगर कुछ कर सकें तो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। अपने अधिकारों को आप जानें तो प्रयोजन सिद्ध होते हैं। कोई आंदोलन या क्रांति करने से प्रयोजन सिद्ध नहीं होते। हालांकि मृदुला जी कहती हैं कि इनकी इस किताब को या इनकी किसी भी कहानी को या किसी भी उपन्यास को स्त्री विमर्श के खांचे में ढाल के नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा जाए, ऐसा उनका आग्रह है। लेकिन क्योंकि इसका शीर्षक ही ऐसा है, बेनायाब औरतें, तो हम स्त्री विमर्श अपने आप ही आ जाता है। कुल मिला के ये जो किताब है, ये नायाब औरतों की एक नायाब दुनिया है। इसमें जो एक सभी महिलाएं नायाब हैं और उन्हीं की एक दुनिया है। और मृदुला जी के यादों का या कह लीजिए संस्मरणों का एक लेखा जोखा है इस पूरी किताब में। और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो मैं इसको किताब ही कह रही हूँ, हालांकि ये 440 पृष्ठ हैं इसके। मैं इसको उपन्यास नहीं कह रही, क्योंकि ये उपन्यास है भी नहीं। उपन्यास में एक पूरा कथानक होता है, कहानी होती है, शुरू से लेकर अंत तक की कहानी होती है, पूरी एक कहानी शुरू होकर ख़त्म होती है। ऐसा इसमें नहीं है। उपन्यास काल्पनिक होते हैं, इसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं है। सारे कैरेक्टर्स रियल हैं, एकदम जीवंत हैं, उनके जीवन से ही रिलेटेड हैं। इसलिए उपन्यास नहीं है, ये किताब ही है। और ये आत्मकथा भी नहीं है। आत्मकथा वाली इसमें आत्ममुग्धता भी नहीं है। इसमें जो इन्होंने घटनाक्रम दिए हैं, ये पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार अपनी यादों का, अपने संस्मरणों का इन्होंने वर्णन किया है। सिर्फ घटनाएं बताई हैं। इसमें इन्होंने अपनी कोई राय नहीं रखी इस किताब में।
किसी को हीरो या विलन नहीं बनाया, मतलब किसी को अति मानव या खलनायक, ऐसा कुछ भी नहीं बनाया इन्होंने। इस किताब में इन्होंने बहुत साफ गोई से, जितनी साफ गोई से अपने माता पिता का वर्णन किया है, माता पिता के बारे में, उतनी ही साफ गोई से अपनी सहलेखिकाओं के बारे में, उतनी ही साफ गोई से अपने भाई, अपनी भाभी, इन सब के बारे में उन्होंने उतनी ही साफ गोई से बताया है। और इसमें बहुत लोग खुश भी हुए होंगे, बहुत नाराज़ भी हुए होंगे इनकी इस किताब को पढ़ के, जिनके बारे में इन्होंने लिखा। लेकिन इतना कुछ लिखने के लिए एक तो बहुत तो गहरी संवेदनाएं चाहिए, बहुत गहरी संवेदनाएं चाहिए कि अपने ही माता पिता के बारे में तटस्थ होकर लिख पाना। उतनी ही तेज़ इनकी याददाश्त चाहिए कि एक एक घटनाक्रम को इन्होंने बहुत डिटेल से और बहुत रुचिकर तरीके से लिखा है। ऐसे रुचिकर तरीके से लिखा है कि जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी देर में, किताब शुरुआत में नहीं पकड़ में आती, शुरुआत में हम पढ़ते चले जाते हैं, जैसे जैसे थोड़े थोड़े पृष्ठ इसके पढ़ लेते हैं तो हमको ऐसा लगने लगता है कि हम उस जगह हम खुद मौजूद हैं। उनके साथ जो उनकी यात्रा है, जो उनकी सहज यात्रा है, उसमें हम खुद भी निकलते चले जाते हैं, खुद भी बहते हैं उस यात्रा के साथ में। एक एक जो इनका कैरेक्टर है, एक एक जो इनके घर जीवन में जो महिलाएं आई हैं, उनको हम खुद भी महसूस करते हैं। और जो इनकी मैं ये कहना चाहूँगी कि इनकी जो ये किताब है, ये इनके पूरे संस्मरणों का, इनके यादों का, इनके अनुभवों का एक बेहतरीन कोलैज है, जो कि हमारे सामने आया है इस किताब के रूप में। वे नायाब औरतें इसके रूप में आया है। और जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर महसूस होगा कि आपके भीतर कुछ बदला तो ज़रूर है, ज़रूर महसूस होगा। और फाइनली अगर हम ये पूछना चाहें, हम ये बात करना चाहें कि हमें इस किताब की चर्चा करनी ही क्यों है, हम इस किताब के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, हमें ये किताब पढ़नी ही क्यों है, ऐसा क्या ख़ास बात है इसमें। तो एक मैं शेर पढ़ देती हूँ कि दिन की रोशनी ख्वाब बनाने में गुज़र गई, रात की नींद बच्चों को सुलाने में गुज़र गई, जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं, सारी उम्र उस घर को सजाने में गुज़र गई। तो वाकई ऐसा होता है, सभी इस चीज़ को, सारी महिलाएं इस चीज़ को महसूस करती हैं कि हम घर की साज सज्जा में, घर को संभालने में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं, महिलाएं इतनी व्यस्त हो जाती हैं कि वो खुद भी इस घर का साज सज्जा का सामान बन जाती हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि वो कब खुद भी सामान बन गई, खुद भी वस्तु बन गई, वो उनको पता ही नहीं चलता ये बात। और कमाल की बात यह है कि जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं जो लोग, वो भी हमें सामान से कम नहीं समझते, महिलाओं को सामान ही समझने लग जाते हैं। उनको नहीं महसूस होता कि इनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, इनकी भी कुछ भावनाएं हैं, क्या गुस्सा आ रहा है, कि कुछ खुशी है, ऐसा नहीं महसूस कर पाते। महिलाएं अदृश्य होती हैं घरों में, दिखती नहीं है लोगों को, और महिलाएं खुद भी भूल जाती हैं कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको एक तो इस किताब की महिलाएं अदृश्य नहीं हैं, वो दिख रही हैं, वो अपनी उपस्थिति हर जगह दर्ज करा रही हैं। और जब आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपको अचानक अपने आसपास की महिलाएं भी दिखने लग जाती हैं, आपको महसूस होने लग जाती हैं कि आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी कलीग्स, आपकी सहेलियाँ, मित्र, सब आपको अचानक दिखने लग जाएंगी। और आपको ये महसूस होगा कि आप भी नायाब औरतों से ही घिरे हुए हैं। मृदुला जी ही नहीं घिरी हुई, आप भी नायाब औरतों से ही घिरे हुए हैं, बस हमें वो दिखाई नहीं दे रही थी। हम बचपन से हम भी नायाब औरतों के बीच में ही बड़े हुए हैं, लेकिन बस वो हमको दिखाई नहीं दे रही थी। और इनमें जिन पुरुषों की चर्चा है, मृदुला जी कह रही हैं कि नर में नारी देखने वाली जो बात है, नर में नारी दिखने लिए, तो ये कहती है कि मेरे को ये योग्यता मिली है कि मैं नर में नारी और नारी में नर देख पाती हूँ। तो जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको भी नर में नारी दिखने लग जाएंगी, जिन नर में नारी है वो दिखने लग जाती हैं। उसके लिए ये एक
अर्धनारीश्वर का इन्होंने बड़ा अच्छा बोला है, किताब में ही लिखा है इन्होंने। हमारा प्राचीन अर्धनारीश्वर का सिद्धांत स्त्री पुरुष के समागम की बात करता है, यानी एक दूसरे के पूरक होने की, उनके परस्पर विलय की नहीं। तो क्या पूरक होने के नाते पुरुष स्त्री के अभाव में संपूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता? कर सकता है, पर तभी यदि वह अपने भीतर नारीत्व समाहित कर ले। स्त्री विमर्श आधी सदी तय कर लेने पर इस निष्कर्ष पर आ टिका है कि भाई कुछ तो है जो स्त्री पुरुष के स्वभाव को विलग करता है। दोनों बराबर होते होंगे, पर ऐसे कदापि नहीं। करुणा, ममत्व, नज़र की बारीकी, भावों का तीव्र उच्छ्वास कुछ ऐसे तत्व हैं जो स्त्री के स्वभाव के अभिन्न अंग माने जाते हैं। तो जो ये स्त्री के स्वभाव के अभिन्न अंग माने जाते हैं, ये जब हमें पुरुषों में दिखने लग जाते हैं, नर में दिखने लग जाते हैं, तो हम उन जो इस तरह के पुरुष हैं, जो हम अधिकतर, हमारा कंसेप्ट है, हम अधिकतर लोग बहुत नॉर्मली बात करते हैं कि अरे वो तो बच्चे तो वही संभालता है, पत्नी तो कुछ नहीं करती है, उसके घर तो वही संभालता है। तो जब इस तरह की जब हम बात करते हैं और जब हम इस किताब को पढ़ लेते हैं, तो ऐसे पुरुषों के प्रति भी हमारे मन में बहुत आदर बढ़ जाता है। जिन नरों में नारियाँ होती हैं, अर्धनारीश्वर होते हैं, उनके प्रति भी हमारे मन में बहुत सम्मान बढ़ जाता है। तो जब हम इस किताब को पढ़ लेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करना ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ उनका भान होना, सिर्फ एहसास भर हो जाना अपने अस्तित्व का, अपने अधिकार का सिर्फ भान भर हो जाना, उतना ही काफ़ी है। लास्ट में मैं एक चीज़ और कहूँगी। उमैर नज़मी का एक शेर है, निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के मन से पिंजरा निकालना है। तो जब आप इस किताब को पढ़ लेंगे तो महिलाओं के ही नहीं, महिलाओं के मन से भी पिंजरा निकलेगा और साथ ही साथ पुरुषों के मन से भी पिंजरा निकल जाएगा। आप इस किताब को ज़रूर पढ़िए। थैंक यू।